नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। दिल्ली में आतंकी हमला। दिल्ली में लाल किले के पास कार में भीषण धमाका। दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े। लाल किला कार धमाके का मुख्य आरोपी है उमर मोहम्मद। धमाके के वक्त कार में अकेला था उमर। लाल किला ब्लास्ट केस में 13 संदिग्धों से पूछताछ। फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था। इस हमले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों के अनुसार ये आत्मघाती हमला था। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पुलिस घटनास्थल से बरामद कार में मिले शव का डीएनए टेस्ट करवाएगी ताकि ये पुष्टि की जा सके कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है या नहीं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। इस शख्स की एक सीसीटीवी तस्वीर मिली है जिसमें वह काले रंग की मास्क पहने हुए है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के मामले में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। उमर मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। जिस i20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया है उसका मालिक मोहम्मद सलमान नाम का शख्स है। उसने इसे नदीम को बेचा। नदीम ने इस कार को एक कार डीलर रॉयल कार जोन फरीदाबाद को बेचा। इसके बाद इसे तारिक ने खरीदा, फिर इसे उमर ने खरीदा। यह कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ ऑरटीओ में रजिस्टर्ड थी। इसका नंबर HR 267624 था जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। तारिक को कल रात पुलिस ने पुलवामा के संबूरा से हिरासत में लिया है, लेकिन कार की आरसी तारिक के नाम नहीं है। सूत्र बताते हैं 2015 में तारिक ने कार को उमर को दे दिया था। तब तक कार तारिक के नाम से था। पुलिस ने इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इस डील में आमिर नाम के व्यक्ति का कनेक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और आमिर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की जानकारी देते हुए कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं क्या यह आत्मघाती हमला था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि कार में उमर मोहम्मद अकेला था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हाल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध जैसे मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इस टेरर मॉड्यूल में 2 पुरुष और 1 महिला डॉक्टर भी शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2900 किलो विस्फोट हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। दिल्ली के लाल किला कार धमाके को लेकर अमेरिका ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, इस भयानक विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बयान में कहा गया कि हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं।
जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इनपुट हेड मनीष सिंह। दिल्ली में हुए हमले में क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लाल किले के पास जो भीषण बम हमला हुआ है उसकी कड़ियां दिल्ली पुलिस ने और स्पेशल सेल ने जोड़नी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जो सामने चीजें आई हैं उससे सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। अब जो जांच की दिशा है वह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ तक जा पहुंची है। मालूम सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार मालूम चल रहा है कि ये जो धमाका हुआ है इसकी कड़ियां पाकिस्तान के जो जैश-ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है उससे भी जोड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने इन आतंकवादियों की कमर तोड़ी थी और उनके अड्डों पर हमला करके ध्वस्त किया था, उसी के खुन्नस में ये लोग काफी दिनों से कुछ न कुछ बड़ा करने की जुगाड़ में थे। और इसकी जब भारत सरकार को ये खबर मिली तो जम्मू कश्मीर में जब एक डॉक्टर के घर से AK-47 मिला, उसके बाद उसके सुराग से फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर 300 किलो के पास अमोनियम नाइट्रेट मिला, तो ये संभावना जताई जा रही है कि ये दिल्ली का जो धमाका हुआ है उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के धमाके से जो जुड़े लोग थे उन्होंने भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा कर रखा था और चूंकि पकड़े न जाएं इस डर से वो जल्दीबाजी में ये धमाका कर रहे हैं और कर दिए। इसके बाद से जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि फरीदाबाद और लखनऊ तक जा पहुंची है। इस मामले में खबर यह है कि मुजम्मिल जो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो कुछ महीनों में उत्तर भारत में असलहा और विस्फोटक जमा करने के साथ साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है और वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जी, क्या दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों में NIA की सक्रियता से आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसी से ये दिल्ली ब्लास्ट के भी तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के जो आतंकी माना जाता है डॉक्टर उमल, हालांकि उसकी दिल्ली पुलिस अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट से उसकी बॉडी की DNA जांच कराएगी और यह मालूम हो सकेगा कि वो आतंकी जो मृत था वो डॉक्टर उमर ही था या नहीं था। लेकिन ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि ये दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू के जो आतंकवाद की कड़ियां पिछले दिनों से जुड़ी शुरू हुई थी, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जी, जानकारी के लिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर लेंगे मुरादाबाद से। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाशों टिड्डा और दीनू मारा गया। मेरठ STF और पुलिस ने किया एनकाउंटर में SSP और STF अधिकारी बाल बचे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार देर शाम पुलिस और मेरठ STF यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है। दोनों पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान SSP सतपाल अंतिल और मेरठ STF के SP की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिससे दोनों अधिकारी बाल बचे। घटनास्थल से पुलिस ने कार्बाइन 30 बोर, 3 पिस्टल, 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मेरठ के रसीद नगर का रहने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा मूल रूप से ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर का निवासी था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद उसने कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली और अपना गिरोह बना लिया। उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे।
टिड्डा कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा। टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे 65 मुकदमे दर्ज थे। वह 1 लाख का इनामी था, जबकि दीनू पर 50,000 का इनाम था। उस पर 35 मुकदमे थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानवीर सिंह जी। ये इनकाउंटर कब और कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इनकाउंटर नगर थाना क्षेत्र के और भोजपुर की सीमा पर हुआ था। जिस प्रकार से एसएसपी सतपाल अंचल अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान पर निकल रहे थे, उसी दौरान एक सूचना प्राप्त होती है। जो एसटीएफ के जो प्रभारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में जिस प्रकार से अभी देखिए हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ कारोबारी से रंगदारी मांगी। तो उसी दौरान इन्हें जब पुलिस टीम को भनक लगती है तो पुलिस टीम इनकी घेराबंदी करती है। लेकिन जिस प्रकार से चेकिंग अभियान चल रहा था, उसी दौरान इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। ये दोनों संदिग्ध जो थे वो एक कार से जा रहे थे, लेकिन जब रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम के दौरान जब फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों की गोली जब घायल अवस्था में इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि इस मामले में पहले ही इन पर काफी दर्जनों मुकदमे हैं और ये मेरठ के ही दोनों रहने वाले थे। जी, जानकारी के लिए दानवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर है बिहार से। बिहार में दूसरे चरण का मतदान, 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी। 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था। पहले चरण में 65% से अधिक पोलिंग हुई थी। पीएम मोदी ने 11 रैली की, एक रोड शो किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। अब आज राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहे मतदान सत्ता का समीकरण तय करेगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग हुई थी। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जैसे 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। करगहर में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा उम्मीदवार हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में हैं। सिकंदरा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच सियासी फाइट। आरजेडी से रजनीश भारती, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने हैं। सुल्तानगंज सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। आरजेडी से चंदन सिन्हा जबकि कांग्रेस से लल्लन कुमार हैं उम्मीदवार। चैनपुर कैमूर सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। वीआईपी से गोविंद बिंद जबकि आरजेडी से ब्रिज किशोर बिंद हैं उम्मीदवार। बता दें कि बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैली की, एक रोड शो किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां की। इस बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच दावे प्रतिदावे वार पलटवार किए जा रहे हैं। उधर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता कर दिए गए हैं। पहले चरण की तुलना में इसे और अधिक कड़ा किया गया है। डीजीपी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे 87 जिलों में सुरक्षा मजबूत की गई है। डीजीपी ने पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। इस चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात हैं ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश जी हमसे जुड़े हैं। जी जी, दूसरे चरण के मतदान कैसा चल रहा है? देखिए, दूसरे चरण का जो है आज मतदान होना है और लगभग जो है 121 सीट पर जो है इसमें मतदान हो रहे हैं लगभग एक इस पे। और आज जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो 2 फेज में चुनाव होना था। जो पहला फेज है वो 6 तारीख को हुआ था और दूसरा फेज का जो चुनाव है वो आज हो रहा है। अभी तक जो 9 बजे तक की जो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है उसमें ये आया है कि इसमें जो है कुल मिलाकर 14% के लगभग जो है वोट गिरे हैं। और सभी जिले की जो अगर जिला वाइज भी बात किया जाए तो 15 से 16% हर जिला में वोट गिर चुके हैं। ये मिला के ये देखा जा रहा है कि 121 सीट पर जो चुनाव है इसमें जो है महागठबंधन के प्रत्याशी जो है आपस में ही लड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट पर जो इनके आमने सामने प्रत्याशी है तो जो सीट पर जो कोणीय मुकाबला होना था उस सीट पर जो है वो कोणीय मुकाबला नजर होते हुए आ रही है। साथ ही आज जो चुनाव होने हैं वो कैमूर, भागलपुर, जमुई, गया और ये सब जो है महत्वपूर्ण जो जिले हैं वो सब जिले हैं इस दिशा में। साथ ही साथ इसमें सबसे अहम जो है कि आज से छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 72 घंटे ही बच रहे हैं रिजल्ट को लेकर। तो जितने भी प्रत्याशी जो 243 सीट पर जो प्रत्याशी है उनकी देखा जाए तो आज जो है 243 सीट के प्रत्याशी का किस्मत जो है वो डब्बा में पैक हो जाएगा और लगभग जो है 72 घंटा में जो है ये रिजल्ट लगेगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत क्या है। लगभग पहले फेज पे जो आंकड़े हम लोग के सामने आए उसमें ये माना जा रहा है कि जो भी दल है चाहे वो महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो वो उसमें कुछ ही सीट से बढ़ोतरी है। तो ये आज की जो चुनाव है उसमें अहम माना जा रहा है क्योंकि आज जो चुनाव में जिस दल के प्रत्याशी की ज्यादा आंकड़ा आएंगे उस दल का प्रत्याशी उस दल को जो है जीत में ज्यादा चांसेस जीत की उनकी होगी। ये मिला के देखा जा रहा है कि आज जो है लगातार जो है महागठबंधन हो या एनडीए वो उसके लिए आज जो है बहुत अहम आज का दिन माना जा रहा है। और इसी को लेकर जो है जितने भी पुलिस प्रशासन या जो बॉर्डर एरिया है उसको भी सीज किया गया है। प्रशासन भी सुबह से टाइट है। कुछ जिले से खबर ये भी आई है कि वहाँ ईवीएम खराब थे मगर उसके लिए तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जो है ईवीएम बदलने के लिए भी जो है प्रोसेस शुरू कर दिया गया। तो ये सब जो है पूरा अपडेट जो है बिहार का चुनाव को लेकर जो ये आज अहम माना जा रहा है क्योंकि आज से फिर तीसरे दिन जो है 14 तारीख को जो है सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो है रिजल्ट शाम होते होते दोपहर होते होते वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जी दानिश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर लेंगे रांची से। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की जंग, घाटशिला विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी जेएमएस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी घाटशिला। बीजेपी से चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में। झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया। घाटशिला उपचुनाव में साख की जंग, झामुमो और भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। झारखंड की बहुचर्चित घाटशिला विधानसभा सीट पर आज वोटिंग चल रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में हैं, जबकि झामुमो ने दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से घाटशिला में दोनों दलों के बीच तेज प्रचार अभियान देखने को मिला। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को रोड शो किया और जनता से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। झामुमो अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पार्टी के बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू,
बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया। खुद चंपई सोरेन भी गांव-गांव जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला आज चल रहे मतदान के बाद ही होगा। फिलहाल दोनों दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगली बड़ी खबर लेंगे। एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। बिहार एसआईआर मामले के साथ तमिलनाडु एसआईआर मुद्दे पर भी सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर कराए जाने के फैसले को डीएमके ने चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस और टीएमसी की याचिका पर भी सुनवाई। बिहार एसआईआर मामले के साथ तमिलनाडु एसआईआर मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में एसआईआर कराए जाने के फैसले को डीएमके ने चुनौती दी है। साथ ही एसआईआर को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल कांग्रेस और टीएमसी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था। बिहार एसआईआर मामले के साथ तमिलनाडु एसआईआर मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में एसआईआर कराए जाने के फैसले को डीएमके ने चुनौती दी है। साथ ही एसआईआर को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल कांग्रेस और टीएमसी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार एसआईआर मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़े हुए हैं। जी, आज सुनवाई में क्या होने वाला है? दरअसल जो एफआईआर को लेकर याचिका बिहार की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें डीएमके ने भी याचिका दाखिल की और पश्चिम बंगाल की तरफ से जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कल इस मामले को मेंशन किया था और ये कहा था कि जो बिहार एफआईआर पे आज के लिए सुनवाई तय है, यानी कि जो आज सुनवाई होने वाली है उस याचिका के साथ टीएमसी की याचिका की भी सुनवाई कर ली जाए। क्योंकि जो एसआईआर को लेके बिहार में जब एसआईआर शुरू किया गया था उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से एसआईआर कराए जाने पे जो रोक लगाने की मांग की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था और ये कहा था कि जो प्रोसेस है उस पर हम रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये चुनाव आयोग का अपना काम है, लेकिन जो उसमें लीगल इश्यूज हो सकते हैं और जो चीजें हो सकती हैं उस पर हम जरूर विचार कर सकते हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा था और जब इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट किया था कि अभी तो सिर्फ बिहार में है, हम पूरे देश में एफआईआर लागू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो एफआईआर है उसका पर्पज ये है कि जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो इलेक्शन में पार्ट न ले सकें और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इसके लिए एफआईआर कराना जरूरी है और हम एफआईआर कराएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई थी और ये कहा था कि जो एफआईआर कराया जा रहा है इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो रोल है वो यही है कि जो भारत में लोकतंत्र या जो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए चुनाव कराए जाने हैं उन चुनावों में कोई बाहर यानी कि भारत का नागरिक ही वोट करे, कोई और नागरिक वोट न करे। और एक सवाल भी उठाया था कि आखिर क्यों एफआईआर कराने में जब जो बीएलओज और राजनीतिक पार्टियों और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमारे निर्देश है उनका पालन करने के बाद भी लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो, ऐसे में इसको लेके वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो भी सामने आए, क्योंकि देखिए सवाल इसमें
ये था कि जो वोट देने वाले होते हैं, यानी कि जो वोटर होता है, अगर लोकल लेवल पे उसका नाम उससे काटा जाता है इलेक्टोरल रोल से, तो उसकी जानकारी उसको होती है, और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं और जो बीएलओ होते हैं, बीएलए होते हैं, उनके तक इनकी पहुंच होती है और वो जाके अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील दाखिल करने के बाद इनका नाम कटा है और ये भारत के वाकई में निवासी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उन डॉक्यूमेंट्स के तहत वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। और यहाँ तक कि जब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके पहले तक इनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वहाँ पे अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में भाग लेना चाहता है उसको चुनाव से वोट डालने से वंचित न किया जाए, इसकी पूरी तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देशों के साथ की थी। अब सवाल सिर्फ इस बात का था कि क्या एफआईआर को लेके बिहार के अलावा और राज्यों में जो एफआईआर कराया जाना है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि डीएमके ने भी याचिका दाखिल की और ये कहा कि जो तमिलनाडु में एफआईआर कराया जा रहा है, क्योंकि 12 और राज्यों में एफआईआर कराने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। इसके बाद टीएमसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और यही कहा कि एफआईआर पर जो एफआईआर की प्रोसेस किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो बिहार वाला मामला था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब दलील रखी गई थी तो ये कहा गया था कि 65 लाख लोगों को इससे नाम इनका इलेक्टोरल में नहीं है। इसके अलावा जब फाइनल इलेक्टोरल तैयार हुआ था तो उसमें तकरीबन 4 लाख ऐसे लोग थे जिनके नाम नहीं थे। तो याचिकाकर्ताओं की यही स्पष्ट दलील थी कि ऐसे में जो 4.5 लाख वोटर हैं उनको अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार कैसे दिया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये सब तमाम चीजें थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। हालांकि आज भी इस मामले पर सुनवाई होनी तय है और इसके बाद ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करता है या नहीं। जी विवेक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।